गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक पिछले वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे थे वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा था मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का माप। तो इसमें हम इसके स्टेप्स कर रहे थे, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं व्यय विधि में। तो पहला इसका स्टेप है वो था आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स इंक्योरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर, अंतिम व्यय करने वाली इकाइयों की पहचान। सेकंड इसका स्टेप था वो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, अंतिम व्यय का वर्गीकरण। थर्ड इसमें स्टेप था वो एस्टिमेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, अंतिम व्यय की गणना किस तरह से की जाती है। तो इसमें पहले हम अंतिम उपभोग व्यय देख रहे थे। तो अंतिम उपभोग व्यय की गणना करने के लिए बाजार में बिक्री की कुल मात्रा को फुटकर कीमतों से हम गुणा कर देते हैं। तो निजी अंतिम उपभोग व्यय हमने ज्ञात कर लिया था। सेकंड इसमें अभी ज्ञात करेंगे सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय हम ज्ञात करेंगे। तो इसकी गणना के लिए क्या करते हैं हम, निम्न मदों पर सरकार द्वारा जो व्यय किया जाता है उसको हम शामिल करते हैं। ये मदें कौन कौन सी है देखेंगे। सरकार द्वारा पहली है सरकार द्वारा चालू वर्ष में बाजार में, चालू वर्ष में सरकार द्वारा बाजार में चालू वर्ष में उत्पादित, चालू वर्ष में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का शुद्ध क्रय। सरकार द्वारा बाजार में चालू वर्ष में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का शुद्ध क्रय सरकार द्वारा। सेकंड इसमें सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया गया पारिश्रमिक। थर्ड इसमें शामिल करेंगे सरकार द्वारा विदेशों में किया गया शुद्ध क्रय। इन तीनों को हम सरकारी अंतिम उपभोग व्यय में इन मदों को शामिल करते हैं। पहली क्या है, सरकार द्वारा बाजार में चालू वर्ष में जो उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं जो सरकार द्वारा खरीदी गई है उनको, सरकार द्वारा जो अपने कर्मचारी हैं उनको जो वेतन दिया जाता है, और सरकार द्वारा विदेशों से जो वस्तुएं व्यय की जाती हैं, तो इसको हम शामिल करेंगे। अंतिम उपभोग व्यय के अंतर्गत हमने निजी अंतिम उपभोग व्यय और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय की गणना की। इसका जो एस्टिमेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, अंतिम व्यय की गणना है, इसका पहला जो पॉइंट लिया था हमने अंतिम उपभोग व्यय। दूसरा इसमें लेंगे कुल घरेलू पूंजी निर्माण। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन।
कुल घरेलू पूंजी निर्माण। कुल घरेलू पूंजी निर्माण में किन मदों को हम शामिल करते हैं, तो इसमें देखेंगे पहली जो मद हम शामिल करेंगे वो निर्माण पर व्यय जो किया जाता है वो उसको शामिल करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन पर व्यय किया जाता है उसको हम शामिल करेंगे। तो निर्माण पर व्यय की गणना करने के लिए क्या करते हैं हम, निर्माण सामग्री जैसे कि सीमेंट, ईंटें, स्टील, श्रम व पूंजी साधन होते हैं, उनकी मात्रा को उनकी कीमतों से गुणा कर देंगे तो ये हमारा निर्माण पर व्यय निकल आएगा। तो इसमें और क्या करते हैं शामिल, निर्माण पर व्यय में सभी उत्पादक क्षेत्रों द्वारा स्वलेखा के लिए अपने उपयोग के लिए जो अचल संपत्ति का उत्पादन किया जाता है उसको। दूसरा इसमें उपभोक्ता द्वारा, उपभोक्ता जो परिवार है उनके द्वारा नई मशीन या पूंजीगत साधनों की खरीद की जाती है उसको हम शामिल करते हैं। और तीसरा इसमें निर्माण स्थल पर जो कार्य चल रहे हैं उनको शामिल करते हैं। चौथा हम इसमें पूंजीगत मरम्मतें या पुरानी बिल्डिंग में मान लो उसको चेंज करके नए मकान बनाए जा रहे हैं या नए कमरों का निर्माण हो रहा है तो उसको हम निर्माण पर व्यय में शामिल करते हैं। सेकंड इसमें मशीनरी पर व्यय को शामिल किया जाता है। मशीनरी पर व्यय, एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी, मशीनरी पर व्यय को इसमें शामिल किया जाता है। तो मशीनरी पर व्यय को निकालने के दो तरीके हैं। पहला क्या है, जो मशीनरी है इनकी अंतिम बिक्री होती है उसको और इनकी जो बाजार में प्रचलित कीमत चल रही है मशीनरी की उनको गुणा कर दें हम तो। और दूसरा इसका जो मेथड है उसे जीन्स प्रवाह विधि कहते हैं, कमोडिटी फ्लो अप्रोच। जीन्स प्रवाह विधि में कैसे निकालते हैं, प्रचलित वर्ष में उत्पादित मशीनरी की कुल मात्रा ज्ञात करके उसे जो खरीदारों द्वारा दी गई कीमत से हम गुणा कर देते हैं तो मशीनरी पर व्यय निकल आता है। इसमें आगे इसमें ज्ञात करेंगे कुल घरेलू पूंजी निर्माण में स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन किस तरह से निकालते हैं हम, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक, जो पहले स्टॉक की मात्रा थी उसमें से अंतिम स्टॉक घटा दिया जाता है। मान लो एग्जांपल से पहले स्टॉक में हमारे पास 50 वस्तुएं थी और एक वर्ष का जो उत्पादन हुआ वो बेचने और स्टोर करने के बाद हमारे पास अभी 72 वस्तुएं हैं स्टोर में। तो जो अंतिम स्टॉक है वो 72 और इसमें से पहले कितना था 50, तो स्टॉक में कितना परिवर्तन हुआ 22 वस्तुओं का। तो इस तरह से हम स्टॉक में परिवर्तन निकालते हैं। तीसरा इसमें हम शुद्ध निर्यात ज्ञात करते हैं। अंतिम व्यय की गणना का स्टेप कर रहे हैं व्यय विधि में तो शुद्ध निर्यात ज्ञात करते हैं। शुद्ध निर्यात, शुद्ध निर्यात किस तरह से ज्ञात किया जाता है, इसमें एक होता है निर्यात और दूसरा आयात। निर्यात क्या होता है, निर्यात से अभिप्राय एक देश से दूसरे देशों को भेजे जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं व गैर साधन सेवाओं से है।
निर्यात से अभिप्राय एक देश द्वारा दूसरे देश को भेजे जाने वाली वस्तुओं व गैर साधन सेवाओं से है, और आयात से अभिप्राय किसी देश द्वारा बाहर से जो वस्तुएं व सेवाएं मंगवाई जाती हैं उन्हें हम आयात कहते हैं। तो शुद्ध निर्यात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी वस्तुएं या जितने मूल्य का हमने निर्यात किया उसमें से आयात मूल्य यदि हम घटा दें तो हमारा शुद्ध निर्यात निकल आएगा। तो इस तरह से हम शुद्ध निर्यात निकालते हैं। तो एक और कुछ अर्थशास्त्रियों ने क्या इसमें शुद्ध निर्यात की जगह शुद्ध विदेशी निवेश शब्द का प्रयोग किया। शुद्ध विदेशी निवेश, शुद्ध विदेशी निवेश क्या होता है, शुद्ध निर्यात प्लस शुद्ध विदेशी निवेश शुद्ध निर्यात की जगह प्रयोग किया। कुछ अर्थशास्त्रियों ने शुद्ध विदेशी निवेश कैसे निकालते हैं, शुद्ध निर्यात जो हमने पहले ज्ञात किया था, निर्यात मूल्य माइनस आयात मूल्य, इसमें से विदेशों से प्राप्त साधन आय को हम ऐड कर दें तो ये शुद्ध विदेशी निवेश निकल आता है। और यदि हम व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय शुद्ध निर्यात की जगह शुद्ध विदेशी निवेश का प्रयोग करते हैं तो हमें बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाता है। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद देखेंगे कैसे प्राप्त होगा। पहले हम बाजार कीमत पर कुल घरेलू उत्पाद देखेंगे। ये जो सब प्रकार का व्यय हमने अभी ज्ञात किया है इसको हम जोड़कर बाजार कीमत पर कुल घरेलू उत्पाद हमारा निकल आता है। देखें कैसे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमें प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त होता है, इसमें क्या क्या जोड़ते हैं हम, निजी अंतिम उपभोग व्यय, इसमें फिर हमने क्या प्लस किया था, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। इसके आगे कुल घरेलू पूंजी निर्माण, कुल घरेलू पूंजी निर्माण, और इसमें प्लस किया था हमने शुद्ध निर्यात। कुल घरेलू पूंजी निर्माण में भी दो भाग शामिल हैं इसके, इसको हम कुल घरेलू पूंजी निर्माण में दो चीजें शामिल हैं। पहली घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, और इसमें ऐड कर देंगे स्टॉक में
परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन और घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण को हम ऐड करेंगे तो हमें कुल घरेलू पूंजी निर्माण कितना हुआ ये प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने जो अंतिम व्यय सभी सेक्टरों का जोड़कर हमें क्या प्राप्त हुआ, बाजार कीमत पर कुल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या क्या जोड़ा था हमने इसमें, निजी अंतिम उपभोग व्यय, जो निजी उपभोग पर व्यय किया जाता है अंतिम, उसको जोड़ा, इसमें प्लस किया सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, इसमें कुल घरेलू पूंजी निर्माण और प्लस कर देंगे शुद्ध निर्यात को। तो इसमें इसको इक्वेशन में लिखेंगे, कैसे लिखा जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, निजी अंतिम उपभोग व्यय को हम लिखेंगे सी से, सी कंजप्शन, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय को गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर सी, प्लस जी, प्लस इसको पूंजी निर्माण, कुल घरेलू पूंजी निर्माण में दो अंग शामिल हैं, घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण को एफ से, और प्लस इसमें क्या करेंगे, प्लस चेंज इन स्टॉक, और इसमें शुद्ध निर्यात को कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस प्लस एक्स माइनस एम से। तो इस तरह से हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्राप्त हो गया। इसमें हमने क्या ऐड किया, पहला ऐड किया हमने प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सी क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जी क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एफ क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये क्या, चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में परिवर्तन, और शुद्ध निर्यात या नेट एक्सपोर्ट में निर्यात माइनस आयात। इस तरह से ये हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर कुल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो गया। तो इससे हम राष्ट्रीय आय का अनुमान कैसे लगाएंगे ये देखेंगे। इसको मैं लिख देता हूं, सी क्या है इस इक्वेशन में, सी प्राइवेट फाइनल प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सॉरी, और जी क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एफ क्या है, एफ क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक क्या है, अंतिम जो स्टॉक है उसमें से प्रारंभिक स्टॉक माइनस कर देंगे फाइनल स्टॉक में से प्राइमरी स्टॉक, और एक्स क्या है, एक्सपोर्ट्स, और एम इंपोर्ट्स। तो इस तरह से हमारा बाजार कीमत पर कुल घरेलू उत्पाद निकल आता है। तो इससे आगे हमने क्या ज्ञात करना है, राष्ट्रीय आय का माप कर रहे हैं। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमें ज्ञात करना है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर
शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो ये हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमने प्राप्त कर लिया। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे। डेप्रीसिएशन हिंदी में मूल्यह्रास। तो ये हमारा क्या निकल आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर। ये क्या है, बाजार कीमत पर कुल घरेलू उत्पाद। इसमें से मूल्यह्रास हम माइनस कर देंगे तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद हमें प्राप्त हो गया। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद हमें प्राप्त होने के बाद क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हम माइनस कर देंगे तो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो मार्केट प्राइस है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करने से फैक्टर कॉस्ट में परिवर्तित हो जाएगा। ये हो गया साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। और हमने क्या ज्ञात करना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम। ये हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो गया। इसमें हम यदि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ऐड कर दें तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। इसे कहेंगे साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इस तरह से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हमने व्यय विधि, राष्ट्रीय आय का माप करने वाली व्यय विधि का वर्णन किया। तो इसके 3 स्टेप्स थे। फर्स्ट स्टेप था इसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स इंक्योरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर। सेकंड स्टेप था इसका क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। और थर्ड और लास्ट स्टेप था इसमें एस्टिमेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, अंतिम व्यय की गणना करना। तो इस तरह से अंतिम व्यय की गणना करने के पश्चात हमें बाजार कीमत पर कुल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो गया। इसमें निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, कुल घरेलू पूंजी निर्माण प्लस शुद्ध निर्यात हमने ऐड किया। तो बाजार कीमत पर कुल घरेलू उत्पाद में से हम डेप्रीसिएशन माइनस किया तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हुआ। इसमें से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स या शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस कर देंगे तो ये साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में बदल जाएगा। और साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को ऐड कर दें तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम हमें प्राप्त हो जाएगी। तो व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करने में कई बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक फर्स्ट की क्या है इसकी कि किसी भी व्यय की दोहरी गणना नहीं होनी चाहिए। इसके लिए केवल उन्हीं वस्तुओं व सेवाओं को शामिल करना चाहिए जिन पे अंतिम व्यय किया जा रहा है। मध्यवर्ती व्यय को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। और दूसरी सावधानी, पुरानी वस्तुओं का जो क्रय विक्रय है उसको इसकी गणना में शामिल नहीं करते क्योंकि उन वस्तुओं की गणना पुरानी वस्तुओं की उसी समय शामिल हो जाती है जिस वर्ष इनका उत्पादन होता है। तो इस तरह से कुछ बातों का इसमें हमें
सावधानी से ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो इस तरह से जो हम गणना करेंगे वो गलत हो जाएगी। एक और इसमें शेयर और बांडों का जो लेन देन या व्यय किया जाता है उनको भी इसमें शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि शेयर और बॉन्ड पर जो यदि व्यय किया जाता है तो उससे कोई नई वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं होता, केवल उसके जो ओनरशिप है वो चेंज होती है। और सरकार द्वारा जो हस्तांतरण भुगतान जैसे बुढ़ापा पेंशन, छात्रवृत्ति आदि है, इस व्यय को भी इसमें शामिल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जो हस्तांतरण व्यय या ट्रांसफ़र पेमेंट होता है उससे कोई भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं होता। तो मेनली क्या ध्यान रखना है, इस व्यय की गणना करते समय हमें उसी प्रकार के व्यय को शामिल करना है जिससे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो। इस तरह से हमने ये राष्ट्रीय आय का माप जो चैप्टर था वो आज हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।